हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में, जिसमें अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे आज के इस लेक्चर में किसके बारे में, एडेप्टिव रेडिएशन क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन के बारे में कि ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कि ये कंप्लीट इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ था उसके बारे में भी अपन आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर को आपको जरूर से ध्यान से देखना है कि अपन किस किस तरीके से अपन बात करेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था, मतलब कैसे ए सेलुलर सेल से एक सिंगल सेल बनी, उससे मल्टी सेलुलर बनी और फिर मल्टी सेलुलर से ऑर्गन बने और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन के एक इंसान का हुआ था, और कैसे केमिकल कंपाउंड से कैसे एक ह्यूमन का फॉर्मेशन हुआ, डायनासोर कैसे आए, वो एग्जिस्ट हो गए, उसके बाद रेप्टाइल्स आए वगैरह, जिनसे बर्ड्स मैमल्स, इनसे लेके एक ह्यूमन किस तरीके से बना था उसके बारे में अपन बात करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। कंप्लीट ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में तो अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में इस तरीके से समझ लेंगे कि इस स्पीसीज के बाद कौन आए थे, ह्यूमन आए थे। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे किसके बारे में, एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अपन इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एडेप्टिव रेडिएशन क्या होती है। उसके बाद अपन इवोल्यूशन का ब्रीफ में इंट्रोडक्शन करेंगे कि किस तरीके से कंप्लीट इवोल्यूशन हुआ था, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे किसके, एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एडेप्टिव रेडिएशन क्या होती है। अब आपको पता है एडेप्टिव का मतलब अडेप्ट करना किसी चीज को, एडेप्टिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अडेप्ट करना अपने अंदर, और रेडिएशन का मतलब चारों तरफ वो रेडिएशन हो रही है, मतलब उस स्पीसीज की एक तरीके से वो चारों तरफ जा जाके अलग अलग तरीके से क्या हो रही है, रेडिएट हो रही है, मतलब अपने को अडेप्ट कर रही है चारों तरफ। सबसे पहले अपन को मतलब समझता है कि एडेप्टिव रेडिएशन क्या होती है। चलो बात करते हैं एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब। एडेप्टिव का मतलब किसी चीज को अडेप्ट करना। जैसे अपन यहाँ से किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट रहता है, वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन रहती है, वहाँ का खाना रहता है, कैसे अपन वहाँ पे रह रहे हैं उसको क्या करते हैं, अपन अडेप्ट करते हैं। और यदि अपन चारों तरफ जा रहे हैं, हर एक इंसान, आपका भाई जयपुर जा रहा है, कोई कोटा जा रहा है, तो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब वो रेडिएशन हो गई, चारों तरफ की बात हो गई, अलग अलग एरिया की बात हो गई किसी एक सिंगल स्पीसीज के बारे में। तो क्या होगा एडेप्टिव रेडिएशन, कि चारों तरफ कोई भी स्पीसीज जा रही है, वो वहां पे अडेप्ट कर रही है उस चीजों को, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एडेप्टिव रेडिएशन। तो एडेप्टिव का मतलब आपको समझ में आ गया कि एडेप्टिव का मतलब किसी चीज को अडेप्ट करना, रेडिएशन का मतलब चारों तरफ की ये बात हो रही है। अब अपन बात करेंगे कि एडेप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन क्या होती है। ये तो अपन ने वर्ड का मतलब समझा था, क्या एडेप्टिव रेडिएशन के वर्ड का मतलब समझा था कि ये एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है। अब उसके बाद अपन बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन एडेप्टिव रेडिएशन की ये होती है कि इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। मतलब यदि किसी स्पीसीज का इवोल्यूशन हो रहा है, डिफरेंट स्पीसीज या डिफरेंट स्पीसीज का डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में उसका इवोल्यूशन हो रहा है किसी एक कॉमन पॉइंट से, मतलब किसी एक स्पीसीज का ये एक डिफरेंट स्पीसीज ये किसी एक सिंगल पॉइंट से, सबसे पहले अपन यहाँ से बात करते हैं, किसी एक कॉमन पॉइंट से डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में डिफरेंट स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे स्पीसीज 1 का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे स्पीसीज 2 का हुआ, यहाँ पे स्पीसीज 3 का हुआ, यहाँ पे स्पीसीज 4 का हुआ, यहाँ पे स्पीसीज 5 का हुआ और यहाँ पे स्पीसीज 6 का हुआ। तो यहाँ तक क्या डेफिनेशन रहती है इसकी, कि इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यहाँ पे 6 डिफरेंट स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, ये सब अलग अलग एरिया में चली गई। यदि एक सिंगल पॉइंट से अलग अलग क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है डिफरेंट स्पीसीज का, तो अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में चली गई। कहाँ से, कॉमन पॉइंट से, जिसको अपन ने क्या बोला, कॉमन एंसिस्टर। किसी एक स्पीसीज, किसी एक फैमिली के कॉमन पॉइंट से अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में जाके डिफरेंट उसका क्या हो रहा है, स्पीसीज का इवोल्यूशन हो रहा है, और लिटरली रेडिएटिंग इनटू डिफरेंट एरिया। ये डिफरेंट एरिया में चली गई, किस बेसिस पे गई, ऑन द बेसिस ऑफ अडेप्टेशन एंड कंपटीशन फॉर फूड एंड स्पेस के बेसिस पे। मतलब एक सिंगल पॉइंट किसी कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में जाके अलग अलग स्पीसीज बन गई। वो किसके बेसिस पे बनी, वो कंपटीशन ऑफ फूड एंड स्पेस के बेसिस पे बनी, और वहां पे अडेप्ट हो गई उसके बेसिस पे। अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में स्पीसीज जाके किसी कॉमन एंसेस्टर से वहां पे अलग अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। इसी को अपन ने क्या बोला, एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब अपन ने समझा, एडेप्टिव का मतलब होता है अडेप्टन, अडेप्ट करना किसी चीज को। रेडिएशन का मतलब डिफरेंट तरीके में रेडिएशन जा रही है। फिर अपन ने बात की एडेप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन क्या होती है। वहां पे क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ डिफरेंट स्पीसीज का इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में किसी एक कॉमन पॉइंट से,
और ये रेडिएट कर रही है डिफरेंट एरिया में, किसके बेसिस पे, फूड के और स्पेस के बेसिस पे। इसको अपन ने बोला एडेप्टिव रेडिएशन। अब अपन बात करेंगे कि एडेप्टिव रेडिएशन क्या होती है। सबसे पहले अपन इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन के कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, डार्विन फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स। ये 3 एग्जाम्पल आपको एडेप्टिव रेडिएशन के याद रखने हैं। अब इसमें भी अपन सबसे पहले एग्जाम्पल को किसको समझेंगे, डार्विन की फिंचेस के बारे में। तो सबसे पहले एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है कि इवोल्यूशन हुआ डिफरेंट स्पीसीज का, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। किसी एक कॉमन पॉइंट से क्या हुआ, डिफरेंट स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ, किसके बेसिस पे, डिफरेंट हैबिटेट एंड फूड सोर्सेज को अडॉप्ट करने के बेसिस पे। यह आपको समझ में आ गया कि डिफरेंट स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ किसी एक कॉमन पॉइंट से, जो डिफरेंट हैबिटेट एंड फूड सोर्सेज को क्या कर रही है, अडॉप्ट कर रही है। अब जैसे ये सीड ईटिंग फिंचेज है, जो डार्विन की फिंचेज थी उसके बारे में अपन ने इसमें यहाँ पे बात की है। जो यहाँ पे क्या हुआ, कॉमन पॉइंट से पॉपुलेशन स्प्रेड हुई डिफरेंट एरिया के अंदर। ये एक कॉमन स्पीसीज थी, किसी एक कॉमन एंसेस्टर से क्या हुआ, डिफरेंट एरिया में क्या हुआ, ये पॉपुलेशन स्प्रेड हो गई। तो उसमें क्या क्या बनी, यदि ये स्पीसीज डिफरेंट एरिया में जाती है तो वहां पे क्या क्या फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं कि कौन कौन से एरिया में जाके अडेप्ट करती है। तो इन्होंने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, थिक स्ट्रॉन्ग बीक बनाई इन्होंने, ये थिक आप देख सकते हो। उसके बाद थिन पॉइंटेड बीक, लॉन्ग कर्व बीक, स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बीक और स्लिम बीक इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। तो एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंट स्पीसीज अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में जा रही है, वो वहाँ पे किस के लिए जा रही है, किसी चीज़ को अडेप्ट करने के लिए, फूड के लिए, स्पेस के लिए और बहुत सी चीज़ों को डिफरेंट अडेप्ट करने के लिए। अब जैसे ही डार्विन की फिंचेज अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में गई तो उन्होंने क्या अडेप्ट किया, अलग अलग जाके वहाँ पे उन्होंने थिक स्ट्रॉन्ग बीक बनाई, थिन पॉइंटेड बीक बनाई और लॉन्ग कर्व बीक बनाई और स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बीक बनाई और स्लिम बीक बना ली। तो इन्होंने, इनका मेन फूड क्या था, लार्ज सीड, इनका मेन फूड क्या था, इंसेक्ट, इनका मेन फूड क्या था, कैक्टस, नेक्टर, मेन फूड क्या था, फ्रूट्स, और इसका मेन फूड क्या था, बर्ड्स और लीव्स। तो मतलब ये डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में जाने के बाद भी इनके डिफरेंट फूड हो गए। मतलब वहाँ पे फूड का कंपटीशन नहीं रहा। यदि ये सब फिंचेज एक जगह ही रह जाती तो वहाँ पे फूड की कमी आ जाती। तो ये फूड की कंपटीशन की वजह से ही क्या चली गई, डिफरेंट एरिया में चली गई, जहाँ पे इनको सबको अलग अलग तरीके से फूड मिल रहा है। और यहाँ पे इन्होंने जो इनकी बीक थी, चोंच थी, वो अलग अलग तरीके से उनको उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर गए। मतलब किसी की लार्ज थी, किसी की थिंक थी, किसी की स्लिम थी और किसी की शॉर्ट बीक थी, उसके अनुसार ये डिफरेंट तरीके में चल गई। तो अपन ने सबसे पहले एग्जांपल किसका पढ़ा, डार्विन फिंचेस का। और इनका एडेप्टिव रेडिएशन की अपन ने बात कर लेगी, डिफरेंट एडेप्टेशन फॉर डिफरेंट हैबिटेट एंड फूड फॉर्मेशन व न्यू स्पीसीज का, दिस प्रोसेस कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। मतलब डिफरेंट स्पीसीज अलग अलग एरिया में जाके अलग अलग स्पीसीज बना रही है, वहाँ के हैबिटेट और वहाँ के स्पेस को लेके और वहाँ का जो खाना वो खा रही है उसको लेके, और डिफरेंट स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ किसके अंदर, एडेप्टिव रेडिएशन के अंदर। और इन्होंने क्या किया, मॉडिफाई कर लिया अपनी स्ट्रक्चर को। किनने, मतलब जो भी स्पीसीज अलग अलग एरिया में चली गई वहाँ के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कर लिया, अपनी जो स्ट्रक्चर थी उनमें क्या कर लिया, मॉडिफिकेशन कर लिया। जैसे यहाँ पे फिंचेस का एग्जाम्पल अपन ने देखा था। अब अपन बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। तो अपन ने 3 एग्जाम्पल पढ़े, जिसमें अपन ने सबसे पहला डिस्कस कर लिया किसका, डार्विन फिंचेस का। उसके बाद अपन ने बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स के बारे में। जो डार्विन की फिंचेस थी उनमें अपन ने क्या देखा, डार्विन फिंचेस क्या एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशन का और फाउंडर इफेक्ट, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में या पहले के लेक्चर में पढ़ा था उनके बारे में, फाउंडर इफेक्ट्स क्या होता है। तो डार्विन फिंचेज किसका एग्जाम्पल है, तो आपको याद रखना है कि जो डार्विन फिंचेज है वो सबसे पहला एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशन का, और उसके बाद है किसका, फाउंडर इफेक्ट का, जिसमें अपन बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जो बिग की शेप है वो अलग अलग है सबके अंदर, किसके बेसिस पे, फीडिंग हैबिट के बेसिस पे, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से फीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी जो स्ट्रॉन्ग बीक है वो क्या कर रही है, मेन फूड क्या है, लार्ज सीड को खाती है। और यहाँ पे पॉइंटेड बीक है तो ये किसको खाती है, इंसेक्ट को पकड़ के खाती है। और यहाँ पे कर्व बीक है तो ये कैक्टस, नेक्टर को खाती है। तो यहाँ पे अपन ने बात की थी कि डार्विन फिंचेस की जो चोंच की या बीक्स की शेप थी वो किसके बेसिस पे थी, फीडिंग हैबिट के बेसिस पे क्या थी, अलग अलग थी। और ये टाइप ऑफ फूड पे डिफरेंट करती है। जो ओरिजिनल सीड ईटिंग बिक्स है इनके बारे में, जो ये सबके अंदर डिफरेंट क्या दिखी गई है, बिक्स दिखी गई है, किसके बेसिस पे, इनके फीडिंग हैबिटेट के बेसिस पे, कि इनको अलग अलग तरीके से जाके अलग अलग एरिया, जियोग्राफिकल एरिया में जा रही है
वहाँ पे इनको अलग अलग तरीके से खाना खाना पड़ रहा है। तो डार्विन फिंचेस क्या हो गई, किसी एक कॉमन पॉइंट से एक फिंच जाके वो अलग अलग एरिया में चली गई, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में, और वहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। वो किसके बेसिस पे वहाँ गई, वहाँ के एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के बेसिस पे, और वहाँ पे फूड एंड स्पेस का कंपटीशन ना हो इसकी वजह से ये क्या चली गई, डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में चली गई, और वहाँ पे उनके फूड के बेसिस पे उन्होंने अपने बीक्स को डिफरेंट डिफरेंट शेप में ले लिया। और वो किसके बेसिस पे हुआ, क्योंकि वहाँ पे फीड करने का हैबिटाट था वो सब जगह अलग अलग था जो वहाँ पे बेसिस कर रहा था। तो ये हो गई अपनी किसकी, फिंचेस की बात, जो डार्विन की फिंचेस थी उसका ये आप डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर देख सकते हो। वेराइटी ऑफ बिग्स ऑफ फिंचेस दैट डार्विन फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड, जो गैलापागोस आइलैंड पे डार्विन साहब गए थे घूमते फिरते कुछ थ्योरी देने, तो वहां पे उनको ये फिंचेस मिली थी, जहां पे एडेप्टिव रेडिएशन का कंसेप्ट भी वहीं से बनता है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल अपन बात करेंगे एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। जो ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, इसमें भी आप देख सकते हो कि इनकी शेप भी अलग अलग तरीके की है। जो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में जा रहे हैं मार्सुपियल्स, इनके सबके डायग्राम जैसे बेंडेड एंटीयर मार्सुपियल, रेड कंगारू, इनको क्या चले गए, ये डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में चले गए, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने शेप ले ली, लेकिन ये किसी एक कॉमन एंसेस्टर से ही बिलोंग करते हैं। कौन, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल किसी कॉमन एंसेस्टर से ही बिलोंग करते हैं, बट ये डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में जाके इनके बीच में क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने जैसे उनके एनवायरनमेंट को एडेप्ट किया, एडेप्ट करने के बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया कि अपन को किस तरीके से यहाँ पे जीवन जीना है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज चली गई, लेकिन ये कॉमन एंसेस्टर से ही थी। तो एडेप्टिव रेडिएशन क्या किसका एग्जांपल है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स भी एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है, जहाँ पे सुगर ग्लाइडर एक और मार्सुपियल मोल और कोला या बेंडिकोट क्या आते हैं, किसी एक कॉमन एंसेस्टर से आते हैं। तो ये डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में जाके अपनी शेप के बेसिस पे अलग अलग तरीके से वहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, तो दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। पहला हो गया एडेप्टिव रेडिएशन का, क्या हो गया, डार्विन फिंचेस, और दूसरा हो गया ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। उसके बाद अपन बात करेंगे अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, इफ मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अकर इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया एंड फॉर्म सिमिलर टाइप ऑफ वेरिएंट, इट इज कॉल्ड इट कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यदि एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन दिख रही है डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में और वो फॉर्म कर रही है सिमिलर टाइप की वेराइटीज, तो उसको अपन ने क्या बोला, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जिसको अपन ने पहले के लेक्चर में भी बात की थी। तो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन किसने बोला अपन को, कि अपन यदि एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में जाके फॉर्म हो रही है सिमिलर टाइप की वेरिएंट्स को, तो उसको अपन ने क्या बोला, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन किसके अंदर दिखता है, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर कौन सा इवोल्यूशन दिखता है, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, जिसको आप अच्छे से देख लेना। प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बीच में क्या दिखता है, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये क्या शो करते हैं, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जिसको अपन ने पढ़ा था कि यदि एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन यदि किसी डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में जा रही है और फॉर्म हो रही है एक सिमिलर टाइप ऑफ वेरिएंट, जिसको अपन ने क्या बोला, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एक बार और इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं, इफ more than one adaptive radiation occurs in different geographical area and form similar type of variant, it is called convergent evolution। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और convergent evolution का एग्जाम्पल क्या है, जो convergent evolution कौन सो कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स। तो यहाँ पे अपने बात की, पहला जो अपना एडेप्टिव रेडिएशन का एक पार्ट था, जो कॉन्सेप्ट अपन को पढ़ना था, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार और अपन ब्रीफ इंट्रोडक्शन या अपन समझते हैं कि एडेप्टिव रेडिएशन होती क्या है। एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब, एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एडेप्ट करना, और रेडिएशन का मतलब चारों तरफ रेडिएशन हो रही है। फिर अपन ने बात की कि एडेप्टिव रेडिएशन होती क्या है। एडेप्टिव रेडिएशन होती है किसी के कॉमन पॉइंट से, किसी एक कॉमन पॉइंट से डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में जा रही है, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज रेडिएट हो रही है डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, और वहाँ पे किसके बेसिस पे हो रही है, एडेप्ट कर रही है उस इन्वायरमेंट को। और किसका कंपटीशन की वजह से, फूड एंड स्पेस के कंपटीशन की वजह से किसी एक कॉमन पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में जा रही है स्पीसीज, और वहाँ पे
अपनी खुद की स्पीसीज बना रही है, डिफरेंट स्पीसीज फॉर्म हो रही है, वो किसके बेसिस पे, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में जा रही है, ऑन द बेसिस ऑफ एडेप्टेशन एंड फूड एंड स्पेस के कंपटीशन के बेसिस पे डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में जा रही है। जिसके अपन ने 3 एग्जांपल पढ़े। सबसे पहले अपन ने पढ़ा डार्विन फिंचेस, फिर अपन ने बात की ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स की। जो डार्विन की फिंचेस है वो किसके बेसिस पे थी, बिग्स के बेसिस पे, जहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग फूड रिसोर्सेज उनको मिल रहे थे, जिनके बेसिस पे उनकी बिग्स डिसाइड हो रही थी किसकी मोटी है किसकी पतली है, उसके बेसिस पे अपन बात कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो एडेप्टिव रेडिएशन का वो एग्जाम्पल खत्म होता है कि कॉन्सेप्ट जो अपन ने पढ़ लिया वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अपन बात करेंगे ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन की, इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ था। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कि इवोल्यूशन मतलब इस धरती पे कोई भी दुनिया नहीं थी, उसके बारे में अपन सबसे पहले बात करेंगे कि पहले तो कोई भी सेल नहीं थी, ए सेलुलर लाइफ चल रही थी किस पे, इस पूरी दुनिया पे। वो कब आई थी, 3 बिलियन ईयर एगो ए सेलुलर लाइफ आई, जिसको अपन ने कब आई थी, वो 3 बिलियन ईयर एगो। तो मतलब अपन आप एज्यूम करना कि अपन कब की बात कर रहे हैं, जब इस दुनिया में कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो आपको इमेजिन कर लिया कि कब की बात की अपन ने, फर्स्ट आई ए सेलुलर लाइफ कब आई, 3 बिलियन ईयर एगो। तो आपको याद रखना कि एक ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन अपन पढ़ रहे हैं, अपन तब की बात कर रहे हैं जब इस दुनिया पे एक भी लाइफ नहीं आई थी। तो ए सेल्यूलर लाइफ कब आई, 3 बिलियन ईयर एगो। फिर उसके बाद किसका आया, फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ आई प्रोकैरियोट्स की, वो कब आई, 2 बिलियन ईयर एगो। मतलब 3 बिलियन ईयर पर पहले एक भी सेल नहीं थी, फिर एक सेल्यूलर लाइफ आई जो कब आई, 2 बिलियन ईयर एगो। तो धीरे धीरे जो आज के 3 बिलियन और 2 बिलियन ईयर एगो ये चीजें हुई थी, उनके बारे में अपन बात कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ आई 2 बिलियन ईयर एगो। फिर उसके बाद क्या हुए, इनवर्टिब्रेट्स क्या हो गए, एक्टिव हो गए। ये कब हुए, 500 मिलियन ईयर एगो। फिर आए उसके बाद फर्स्ट वर्टिब्रेट्स आए, जो लेस फिश आए, जिसके अंदर जो नहीं थी, जो लेस फिश आई, वो कब आई, 350 मिलियन ईयर एगो। उसके बाद जो फर्स्ट जो वर्टिब्रेट्स आए वो कब आए, 350 मिलियन ईयर एगो। तो मतलब ये जो लेस फिश थी और फर्स्ट जो वर्टिब्रेट्स आए थे वो कब आए थे, अप्रोक्सीमेट 350 मिलियन ईयर एगो आए थे। तो फर्स्ट एसेलुलर लाइफ कब आई, 3 बिलियन ईयर एगो। तो मतलब अपन पहले से इंट्रोडक्शन इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि इवोल्यूशन कब से स्टार्ट हुआ था, जब एक भी लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो फर्स्ट एसेलुलर लाइफ कब आई, 3 बिलियन ईयर एगो। फर्स्ट सेलुलर लाइफ आई 2 बिलियन ईयर एगो। और फिर आई इनवर्टिब्रेट्स क्या हो गए, एक्टिव हो गए। तो वो कब हुए थे, 500 मिलियन ईयर एगो। फिर फर्स्ट वर्टिब्रेट्स आए जहाँ पे जो लेस फिश आई वो कब आए, 350 मिलियन ईयर एगो। फिर फर्स्ट जो वर्टिब्रेट्स आए जो कब आए थे, 350 मिलियन ईयर एगो। जिसके एग्जाम्पल की अपन बात करेंगे तो उसके एग्जाम्पल क्या हो गए, लाटीमेरिया, सीलोकैंथ और लोब फाइन फिश। तो ये आपको उसके एग्जाम्पल याद करने हैं। तो आपको सबसे पहले समझ में आ गया कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ था। पहले ए सेल्यूलर लाइफ आई, फिर सेल्यूलर लाइफ आई, और फिर क्या हुए, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट्स एक्टिव हो गए, फिर जो लेस फिश आए, और उसके बाद फर्स्ट जो वर्टिब्रेट्स आए जिसके एग्जाम्पल की अपन ने बात की, लाटीमेरिया, सीलोकैंथ और लोब फाइन फिश, जो कहाँ पे आई थी, साउथ अफ्रीका के अंदर 1938 के अंदर, जहाँ पे लिविंग फॉसिल मिले और ये बाद में क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, थॉट टू बी एक्सटिंक्ट। और फिर इन्होंने क्या दिया, गिव राइज टू फर्स्ट एम्फीबियस, इसके बाद आ गए फर्स्ट जो वर्टिब्रेट आए थे 550 मिलियन ईयर को, जिसको अपन ने एग्जाम्पल की बात की, लाटीमेरिया, सीलोकैंथ या लोब फाइन फिश आई। वो कहाँ पे आई थी, साउथ अफ्रीका में 1980 के अंदर, जो एक तरीके का लिविंग फॉसिल था और वो बाद में एक्सटिंक्ट हो गई, जिन्होंने क्या दिया था अपन को, फर्स्ट एम्फीबियंस दिया था। तो आपको एज्यूम करना है कि इस दुनिया में कहीं कोई कुछ भी नहीं था, तब क्या है, सबसे पहले ए सेल्यूलर लाइफ आई 3 बिलियन ईयर एगो। उसके बाद फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ आई 2 बिलियन ईयर एगो। फिर इनवर्टिब्रेट्स क्या हो गए, एक्टिव हो गए 500 मिलियन ईयर एगो। फिर फर्स्ट वर्टिब्रेट आए जहाँ पे जो लेस फिश आई वो भी आए 350 मिलियन ईयर एगो। फिर फर्स्ट जो वर्टिब्रेट्स आए जो भी आए 350 मिलियन ईयर एगो। फिर उसके बाद एग्जाम्पल पढ़ा अपन ने लाटीमेरिया, सीलोकैंथ या लोब फाइन फिश के बारे में, जो फर्स्ट जो वर्टिब्रेट्स आए थे 350 मिलियन ईयर एगो, जो कहाँ पे पाए गए, साउथ अफ्रीका में 1980 के अंदर। फिर वहाँ पे लिविंग फॉसिल मिले और फिर बाद में वो एक्सटिंक्ट कर गई, जिन्होंने क्या दिया, फिर इनसे क्या आए, फर्स्ट एम्फीबियंस आए थे। तो ये इस डायग्राम से मैंने जनरेट किया है, तो आप इसके माध्यम से भी समझ सकते हो कि जो फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ कब आई, 2 बिलियन ईयर एगो। फिर फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ से ओवर टाइम क्या हुआ, सिंगल ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे मेम्ब्रेनस फिर ऐसे हुआ,
फिर इन्वर्टिब्रेट्स क्या हो गए, एक्टिव हो गए, कब हुए थे, 550 मिलियन ईयर एगो। फिर जोलेस पीस आए 350 मिलियन ईयर एगो। फिर सीवीड एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्ट करने लग गए 320 मिलियन ईयर एगो। फिर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन्वेडेड लैंड पे आ गया, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट प्लांट कोलोनाइज लैंड, लेटर एनिमल्स फॉलो। पहले तो प्लांट आया, उसके बाद क्या हुए, एनिमल्स आए। और 350 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ, फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फाइन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर। 350 पहले तो लैंड पे आ गए, फिर वापस वाटर में चली गई 350 मिलियन ईयर एगो। वो कौन, फिश जिसके फाइन मतलब तीखे तीखे नकुले नकुले सिर थे। उसके बाद 1980 में क्या देखा अपन ने, सीलोकेंथेसिया लो फाइन फिश कहाँ पे पकड़ी गई थी, साउथ अफ्रीका में, जो बाद में एक्सटिंक्ट हो गए। और उनसे क्या मिला अपन को, फर्स्ट एम्फीबियंस मिला। तो आपको ये यहाँ से यहाँ तक का याद रखना है। यदि आप ये डायग्राम भी याद नहीं रखते हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक को आपको ये याद करना है, क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी का डाटा मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना, ये डायग्राम आप याद रखो या ना रखो चलेगा, लेकिन आप इसको समझ लो। जो डायग्राम में है वो थोड़ा एक्स्ट्रा दिया गया है डायग्राम के अंदर, लेकिन जो ये मैं लिख के लेके आया हूँ वो आप याद कर लोगे तो ये एनसीईआरटी का आपका पूरा डाटा कवर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन के अंदर, कि पहली ए सेलुलर लाइफ कब आई, 3 बिलियन ईयर एगो। फिर सेलुलर लाइफ आई 2 बिलियन ईयर एगो। फिर इनवर्टिब्रेट्स क्या हो गए, एक्टिव हो गए 500 मिलियन ईयर एगो। फिर फर्स्ट वर्टिब्रेट्स या जो लेस्पिस कब आए, 350 मिलियन ईयर एगो। फिर फर्स्ट जो वर्टिब्रेट्स आए कब, 350 मिलियन ईयर एगो, जिसको अपन ने बोला लाटीमेरिया सीलोकेंथिया लोब फाइन फिश, जो कहाँ पे आई थी, साउथ अफ्रीका के अंदर 1920 के अंदर, जो एक तरीके का लिविंग फॉसिल है। फिर बाद में ये एक्सटिंक्ट हो गई और उन्होंने क्या दिया, फर्स्ट एम्फीबिया दे किसने, लाटीमेरिया सीलोकेंथिया लोब फाइन फिश ने क्या दिया, फर्स्ट एम्फीबियंस कहाँ से आया, लोब फाइन फिश या लाटीमेरिया से। अब अपन ने बात कर ली कि सब लोग एसेलुलर लाइफ से अपन कहाँ तक आए कि फर्स्ट एम्फीबियंस अपन को मिल गए। फिर फर्स्ट एम्फीबियंस के बाद क्या हुआ, फिर फर्स्ट एम्फीबियंस क्या हो गए, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट करने लग गए। और ये इन्वेडेड लैंड आफ्टर प्लांट्स, प्लांट्स जो सबसे पहले लैंड पे कौन आया, प्लांट, और उनके बाद कौन आने लग गए, एम्फीबियंस आने लग गए, जिनके एग्जाम्पल थे फ्रॉग्स एंड सालामेंडर्स। कौन थे, फ्रॉग्स थे और सालामेंडर्स थे। तो सबसे पहले एम्फीबियंस आने के बाद क्या हुआ, एम्फीबियंस आ गए, फिर ये भी क्या हो गए, एक्सटिंक्ट होने लगे। इन्वेडेड हुए लैंड पे, प्लांट्स के बाद में यही आए किस पे, लैंड पे, जिसके एग्जाम्पल है फ्रॉग्स एंड सालामेंडर्स। उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट एम्फीबिया आने के बाद अर्ली रेप्टाइल्स आने लगे, ये भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगे। कौन, रेप्टाइल्स भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए। तो आपको याद रखना है कि जो लाटीमेरिया या सीलोकेंथस या लो फाइन फिश थी, उनसे कौन आया, फर्स्ट एम्फीबिया आए। फर्स्ट एम्फीबिया से कौन आया, अर्ली रेप्टाइल्स आए, और ये अर्ली रेप्टाइल्स भी क्या हो गए, लग गए, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लग गए। और फर्स्ट एम्फीबिया आए थे, उनके एग्जाम्पल अपन ने क्या पढ़ा, फ्रॉग्स और सालामेंडर्स। उसके बाद जो अर्ली रेप्टाइल्स आए, इन्होंने क्या किया, रेप्टाइल से, फ्रॉम रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से किसका फॉर्मेशन हुआ, डायनासोर का, टर्टल्स का, लिजार्ड्स का, स्नेक्स का, टूटारा का और क्रोकोडाइल्स का, जो सर्वाइव कर गए थे। लेकिन इनमें से क्या हुआ, जब रेप्टाइल से किसका फॉर्मेशन हुआ, डायनासोर, टर्टल्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स, टूटारा और क्रोकोडाइल, तो इनमें क्या हुआ, डायनासोर थे जो क्या कर गए, एक्सटिंक्ट कर गए, बाद में डायनासोर एक्सटिंक्ट कर गए थे। किनसे, जो रेप्टाइल से सबका फॉर्मेशन हुआ था वहां से क्या कर गए थे, डायनासोर एक्सटिंक्ट कर गए थे, इस दुनिया में नहीं रहे थे उसके बाद डायनासोर। और किस किस का, कौन कौन आए, बर्ड्स भी आए और मैमल्स भी आए। तो क्या हुआ यहाँ पे, फर्स्ट एम्फीबिया से कौन आया, रेप्टाइल्स आए, अर्ली रेप्टाइल्स, पर रेप्टाइल्स धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगे। और फिर रेप्टाइल से किसका फॉर्मेशन हुआ, डायनासोर का, टर्टल्स का, लिजार्ड्स का, स्नेक्स का, ट्यूटोरा का और क्रोकोडाइल्स, जो बाद में सर्वाइव कर गए। और इन्होंने क्या भी दिया, इन्होंने बर्ड्स एंड मैमल्स का भी फॉर्मेशन किया। और सम रेप्टाइल्स रिटर्न टू वाटर, वापिस कुछ रेप्टाइल से जो 200 मिलियन ईयर एगो क्या करे गए, किस पे चले गए, वाटर पे, जो इन्होंने अपन क्या बोला, इक्थायोसोर्स, जिन्होंने अपन को जो कौन कौन थे इक्थायोसोर्स से, जो क्या पे चले गए, वापिस क्या चले गए, सम रेप्टाइल्स रिटर्न टू वाटर, लैंड से वापस कहाँ पे चले गए, वाटर के अंदर, जो कौन से 200 मिलियन ईयर एगो गए थे, जो इक्थियोसोर्स से, जिनका नाम क्या है, इक्थियोसोर्स, जो कहाँ पे चले गए, वाटर के अंदर वापिस चले गए। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा कि जो यहाँ पे ए सेल्यूलर लाइफ आई 3 बिलियन ईयर एगो, उसके बाद सेल्यूलर लाइफ आई 2 बिलियन ईयर एगो, फिर इन्वर्टिब्रेट्स एक्टिव हो गए 500 मिलियन ईयर एगो, फिर जोलेस पीछे आए 350 मिलियन ईयर एगो, फिर फर्स्ट जो वर्टिब्रेट्स आए जो कब आए थे, 350 मिलियन ईयर एगो, जिसका एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा लाटीमेरिया,
सिलोकेंथिया लोबफाइन फिश जो साउथ अफ्रीका में 1938 के अंदर पाई गई थी। फिर ये भी धीरे धीरे एक्सटेंट होने लगे और उसके बाद फर्स्ट एम्फीबिया आए। फिर फर्स्ट एम्फीबिया आने के बाद ये भी एक्सटेंट हो गए और ये इनवेडिड हो गए कहाँ पे, लैंड के ऊपर प्लांट्स के बाद। कौन आए, फर्स्ट एम्फीबिया लैंड पे आने लग गए प्लांट्स के बाद, जिसके एग्जाम्पल अपन ने पढ़े फ्रॉक्स एंड सालामेंडर्स। जो फिर ये फर्स्ट एम्फीबियस के बाद कौन आए, अर्ली रेप्टाइल्स आए जो एक्सटिंक्ट हो गए। फिर रेप्टाइल से क्या आए, डायनासोर आए, टर्टल्स आए, लिजार्ड्स आए, स्नेक्स आए और ट्यूटारा आए और क्रोकोडाइल्स आए, जिनमें डायनासोर तो क्या कर गए, एक्सटिंक्ट कर गए और क्रोकोडाइल सर्वाइव कर गए। और इन्होंने और भी क्या आए, बर्ड्स भी आए थे और मैमल्स भी आए थे। और कुछ रेप्टाइल्स क्या चले गए, वाटर में चले गए 200 मिलियन ईयर एगो, जिन्होंने अपन क्या बोला है, इक्थीरियोसॉर्स। अब अपन बात करेंगे कि जो डायनासोर इंस्टेक्टिव होते हैं उनके बारे में भी कुछ बात करेंगे अपन। तो डायनासोर क्या है, डोमिनेटिंग लैंड रेप्टाइल से ड्यूरिंग द जोरासिक पीरियड, मतलब 150 मिलियन ईयर एगो कहते हैं डोमिनेट थे किस पे, मतलब इस धरती पे सबसे ज्यादा कौन रहा था, मतलब डोमिनेट किसने किया था, अपने से पहले किसने डोमिनेट किया था, डायनासोर्स ने। इस वजह से अपन डायनासोर्स के बारे में आप किसी को भी पूछोगे कि अपन किससे आए थे, कि डायनासोर से आए थे, तो इस वजह से इनका जो आज अपने इंडिया के अंदर या जो पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन इवॉल्व हो रहा है, उससे पहले किनका जलवा था, डायनासोर साहब का जलवा था। मतलब ये डोमिनेट कर रहे थे लैंड के ऊपर। उस पीरियड को अपन ने क्या बोला था, ज्यूरासिक पीरियड, जो 150 मिलियन ईयर एगो पहले आया था। और उनमें बिगेस्ट डायनासोर कौन सा था, बिगेस्ट डायनासोर था टायरानोसोर रेक्स, जो किसके फिट का था, हाइट थी उसकी 20 फीट। मतलब बिगेस्ट डायनासोर कौन सा था, टायरानोसोर्स रेक्स, जिसकी हाइट थी 20 फीट। तो डायनासोर ने कब डोमिनेट किया था, जोरासिक पीरियड में। डायनासोर का इस दुनिया में जलवा चल रहा था, जैसे अभी ह्यूमंस के सर्वाइव कर रहे हैं उस तरीके से पहले कौन सर्वाइव करते थे, डायनासोर, जो 150 मिलियन ईयर एगो पहले सर्वाइव कर रहे थे। और बिगेस्ट डायनासोर कौन सा था, टायरेनोसोर्स रेक्स, जो किसकी हाइट थी उसकी 20 फीट उसकी हाइट थी। About 65 million year ago, dinosaurs suddenly disappear from Earth during Cretaceous period। मतलब आज के 65 मिलियन ईयर एगो क्या हुए, डायनासोर अपने आप क्या हुए, सडनली एकदम से क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। कौन से, अर्थ से एकदम से डायनासोर डिसअपियर हो गए, जिसको अपन ने क्या बोला, क्रेस्टेशियस पीरियड। तो आपने क्या समझा कि जब जोरासिक पीरियड के अंदर जो 150 मिलियन ईयर एगो था, तब डायनासोर इस धरती पे क्या कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, मतलब उनका जलवा चल रहा था। और बिगेस्ट डायनासोर क्या था, टायरेनोसोर्स रेक्स था, जिसकी हाइट 20 फीट थी। और 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर क्या हो गए, सडनली डिसअपियर हो गए, कहाँ से, अर्थ थे, जिस पीरियड को अपन ने क्या बोला, क्रेस्टेशियस पीरियड। और इवोल्यूशन इन द क्रेस्टेशियस पीरियड, जब डायनासोर डिसअपियर हुए थे तब किन किन का इवोल्यूशन हुआ, मॉडर्न बर्ड्स का, मैमल्स का, जो विविपेरस थे और मोर इंटेलिजेंट थे, किनकी तुलना में, डायनासोर की तुलना में। और फ्लोवरिंग प्लांट जो एंजियोस्पर्म में थे, उनका भी धीरे धीरे इवोल्यूशन होने लगा। कब, क्रेस्टेशियस पीरियड में, जब कौन, डायनासोर डिसअपियर हुए थे। तो अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने बात की कि फर्स्ट एम्फीबिया आने के बाद अर्ली रेप्टाइल्स आए, अर्ली रेप्टाइल्स एक्सटेंड करने के बाद रेप्टाइल से किसका फॉर्मेशन हुआ, डायनासोर का, टर्टल्स का, लिजार्ड्स का, स्नेक्स का और ट्यूटोरा का और क्रोकोडाइल्स का, जो सर्वाइव कर गए। और उन्होंने किस किस को और भी आए, कि कौन कौन आए, बर्ड्स एंड मैमल्स, जिनमें से डायनासोर तो क्या कर गए, एक्सटेंड कर गए। और कुछ रेप्टाइल्स है जो वापस वाटर में चले गए 200 मिलियन ईयर एगो, जिन्होंने अपन क्या बोला, इक्थीरियोसॉर्स। और डायनासोर क्या कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे उस जोरासिक पीरियड में, जो 150 मिलियन ईयर एगो पहले की बात है। जैसे आज ह्यूमन इवॉल्व हो रहा उस तरीके से पहले डायनासोर डोमिनेट करते थे। और बिगेस्ट डायनासोर कौन सा था, टायरेनोसोर्स रेक्स, जिसकी हाइट 20 फीट थी। और 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर अपने आप क्या हो गए, डिसअपियर हो गई इस दुनिया से। कौन सा पीरियड था वो, क्रेस्टेशियस पीरियड। और इवोल्यूशन हुआ क्रेस्टेशियस पीरियड में किस किस का, मॉडर्न बर्ड्स का, मैमल्स का, जो क्या थे, विविपेरस थे और मोर इंटेलिजेंट थे। और वहां पे फ्लोरिंग प्लांट्स का भी इवोल्यूशन हुआ। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि कैसे ए सेलुलर लाइफ से कैसे डायनासोर और अपन एम्फीबियंस और मॉडर्न बर्ड्स या मैमल्स का इवोल्यूशन होने लग गए। ये तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एम्फीबियन से रेप्टाइल्स तक की अपन इस डायग्राम में बात करेंगे कि एम्फीबियन से रेप्टाइल्स किस तरीके से आए, उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन जो आपके एनसीईआरटी में डाटा दिया गया वो यहीं तक का दिया गया, तो आप इसको समझिए कि भी आप नीट में यहाँ तक का भी कंप्लीट कर ले जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अपन बात करेंगे जैसे फर्स्ट एम्फीबिया, तो यहाँ तक आ गए थे तो अपन ने बात कर ली कि फर्स्ट एम्फीबिया किस तरीके से आया था।
अब एम्फीबिया से रेप्टाइल्स किस तरीके से आते हैं उसके बारे में अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट एम्फीबिया आए जहाँ पे कहाँ पे आए, वो कहाँ पे आए, लैंड पे और वाटर पे दोनों जगह पे आ गए। और फिर क्या हो, देयर इज नो स्पेसिमेन लेफ्ट, इनके पीछे कोई भी स्पेसिमेन लेफ्ट नहीं था। एंसिस्टर ऑफ मॉडर्न एम्फीबिया, देयर वाज एंसिस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड सालामेंडर्स। जो ये एम्फीबिया आए थे वो कौन कौन से थे, ये मॉडर्न एम्फीबियन थे जिनको अपन ने नाम कौन कौन से थे, फ्रॉग एंड सालामेंडर्स। फ्रॉग तो आपको समझ में आता होगा और सालामेंडर्स ये है ही सही। फिर इनसे क्या हुआ इवोल्यूशन, ये किस में हो गए, रेप्टाइल्स में इवोल्यूशन हो गए। कौन एम्फीबिया धीरे धीरे किस में आ गए, रेप्टाइल्स में आ गए। द एम्फीबियन इवोल्व इनटू रेप्टाइल्स। अब फिर उसके बाद रेप्टाइल्स में आने के बाद क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ थिक सील्ड एग का। डेवलपमेंट किसका हुआ, थिक सील्ड एग का डेवलपमेंट होने लग गया। फिर ये डाइवर्सिफाई हो गए, किसमें डाइवर्सिफिकेशन हो गया ऑफ रेप्टाइल्स का। बाद में क्या हुआ, एक थिक सील्ड एग का डेवलपमेंट होने के बाद ये किसमें हो गए, डाइवर्सिफाई हो गए। किसमें डाइवर्सिफिकेशन हुआ, किसका, रेप्टाइल्स का। इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर सो रेप्टाइल्स डिफरेंट काइंड ऑफ डाइवर्सिफाई एंड स्प्रेड अवर अर्थ पे डाइवर्सिफिकेशन हो गया किसका, रेप्टाइल्स का। फिर मॉडर्न डे डिसेंट्स भी अपन देख सकते हैं जिसमें कौन कौन से आए, टर्टल्स आए जो रेप्टाइल्स थे। जो रेप्टाइल्स थे कौन कौन से आए, टर्टल्स आए, टोर्टोइसेज आए और क्रोकोडाइल्स आ गए जो सर्वाइव कर गए। और इन्हीं के अंदर थे कौन, डायनासोर जो क्या कर गए थे, एक्सटिंक्ट कर गए थे। तो एम्फीबिया से रेप्टाइल्स तक का आपको ये सफर समझ आया होगा। उसके बाद अपन बात करेंगे जो वहां पे क्या हुआ था, यदि रेप्टाइल्स आए थे, मतलब एम्फीबिया से रेप्टाइल्स आए तो रेप्टाइल से डायनासोर, ये टर्टल्स आए, क्रोकोडाइल आए, तो इनके साथ क्या हुआ था, फ्लोरिंग प्लांट भी आए थे। मतलब अपन ने बात की थी कौन सी आ गए थे, प्लांट भी उस समय तक आ गए थे। मतलब जो इन्वेडेड हुए थे लैंड पर आफ्टर प्लांट्स, कौन आए थे, फर्स्ट एम्फीबिया आए थे, मतलब प्लांट से पहले आ चुके थे। तो अब यहाँ पे अपन ने बात की कि जो जाइंट टेरिडोफाइट से, जाइंट फॉर्म टेरिडोफाइट डोमिनेट करने लग गए अर्थ पे उस टाइम के अंदर। फिर यहाँ से क्या हुआ, दे आल फेल एंड डिकम्पोज स्लोली टू फॉर्म कोल। फिर ये क्या हुई, जो टेरिडोफाइट से उनसे क्या बनने लगे, कोल बनने लग गए, डिपोजिट होने लग गए अपनी अर्थ की अंदर। फिर सम लैंड रेप्टाइल्स रिटर्न टू वाटर। उसके बाद क्या हुए, जैसे अपन ने बात की थी इथाइनोसोर्स क्या हो गए, किसके ऊपर आने लग गए, मतलब वाटर के अंदर वापस। वो रेप्टाइल्स लैंड पे जाने के बाद किसके अंदर आने लग गए, कुछ रेप्टाइल्स वापस कहाँ पे आने लग गए, वाटर के अंदर, जो कब आए थे 200 मिलियन ईयर एगो, जिन्होंने अपन बोला इक्तियोसोर्स। और फिर लैंड रेप्टाइल्स, डायनासोर क्या थे, लैंड रेप्टाइल्स कौन कौन थे, डायनासोर्स थे। और कुछ भी रेप्टाइल्स जिन्हें अपन ने बात की जो सर्वाइव किए थे, लेकिन डायनासोर क्या किए थे, सर्वाइव नहीं किए थे। और फिर जाइंट डायनासोर थे, बिगेस्ट ऑफ देम टायरानोसोरस रेक्स, जो क्या थे, टायरानोसोरस जो डायनासोर था वो क्या था, सबसे बड़ा था, जिसकी हाइट कितनी थी 20 फीट, जो सबसे लॉन्गेस्ट डायनासोर था, जो अपने से पहले इस अर्थ पर क्या कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था, जिसकी हाइट थी कितनी 20 फीट इन हाइट। एंड हग फियरनोस डेगर लाइक टीथ थे इसके, इतना बड़ा डायनासोर था जिसका नाम था टायरेनोसोरस रेक्स, जो 20 फीट का डायनासोर था। उसके बाद अचानक से क्या हुआ, 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर क्या हो गए, डिसअपीयर हो गए इस दुनिया से। उसके बाद ये स्मॉल साइज रेप्टाइल्स क्या कर गए, सिर्फ यही सर्वाइव करे, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, लिजार्ड और ट्यूटोरा। तो अपन ने क्या बात करी कि फर्स्ट एम्फीबियन से क्या है, रेप्टाइल्स आए, लेकिन रेप्टाइल्स में भी कौन थे जो सर्वाइव करे, वो थे लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल्स, ट्यूटोरा। और उनमें से कौन से थे, डायनासोर जो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट कर गए थे, मतलब डिसअपीयर हो गए थे 65 मिलियन ईयर एगो। तो और उनमें से सबसे बड़ा डायनासोर जो उस टाइम पे डोमिनेट किया था, जिसका नाम क्या था, टायरेनोसोरस रेक्स, जिसकी हाइट थी 20 फीट। तो आपको क्या याद रखना है कि फर्स्ट एम्फीबिया से कौन आए, अर्ली रेप्टाइल्स आई, वो भी एक्सटिंक्ट नहीं टिक पाए इस दुनिया के अंदर। फिर उन रेप्टाइल से किस किस का फॉर्मेशन हुआ, उनसे फॉर्मेशन हुआ लिजार्ड का, स्नेक्स का, क्रोकोडाइल्स का, ट्यूटोरा का और डायनासोर्स का, जिनमें डायनासोर्स भी क्या हो गए, डिसअपीयर हो गए 65 मिलियन ईयर एगो। तो अपन ने बात कर ली कि फर्स्ट एम्फीबियन से किस तक की बात कर ली अपन ने, रेप्टाइल्स की, जहाँ पे लिजार्ड, स्नेक्स और क्रोकोडाइल और ट्यूटोरा का फॉर्मेशन हो गया। फिर जो इनसे हुआ है तो इनसे क्या होने लग गया, फिर बाद में जो ये सब फॉर्मेशन हुआ क्रोकोडाइल, स्नेक्स, तो फिर कौन सा, द फर्स्ट मैमल वेयर लाइक थ्यूरो देयर फॉसिल्स और स्मॉल साइज। फिर उसके बाद क्या हुए,
जो रेप्टाइल्स हैं उनसे किसका फॉर्मेशन हुआ, मैमल्स का। फिर धीरे धीरे मैमल्स राइज होने लगे, रेबिट वगैरह बड़े होने लगे, तो कॉन्टिनेंटल डिप्स एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा। या आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आपको समझना है कि किस तरीके से कौन कौन आया था, क्योंकि ये डाटा एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है इतना डिटेल के अंदर। तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट एमपीवी ऐसे कौन आया, रेप्टाइल्स है, जिन्होंने कौन कौन से सर्वाइव कर पाए, लिजार्ड, स्नेक्स, क्रोकोडाइल और ट्यूटोरा। और उनके अंदर डायनासोर्स क्या थे, डिसअपियर हो गए 65 मिलियन ईयर एगो। फिर उनसे कौन आए, फर्स्ट मैमल्स आए। फर्स्ट मैमल्स धीरे धीरे राइज होने लगे, राइज हुआ फर्स्ट मैमल्स का। फिर वो किसके बेसिस पे ड्रिफ्ट हुए, कॉन्टिनेंशनल और एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा। फिर क्या हुआ, ऑस्ट्रेलियन यूनिक मैमल्स बनने लगे, और उनसे क्या हुआ, मैमल्स लिविंग वुली इन वाटर। पहले वेल्स वगैरह क्या हुए, डॉल्फिन वगैरह क्या हुए, वाटर के अंदर इवोल्व होने लगे कुछ मैमल्स। फिर स्पेशल स्टोरीज ऑफ मैमल्स की स्टार्ट हुई। फिर इवोल्यूशन हुआ किसका, हॉर्सेस का, एलिफेंट का, डॉग का, और स्पेशल स्टोरीज ऑफ इवोल्यूशन। और इसके बाद कौन आए, मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी सबके बाद में स्टार्ट हुई किसकी, ह्यूमन की। द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी द इवोल्यूशन मैन विथ लैंग्वेज स्किल एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये किसके अंदर देखा गया, ये लैंग्वेज स्किल एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस किसके देखा अंदर गया, ह्यूमंस के अंदर, जो सबसे लास्ट में सक्सेसफुल स्टोरी ये आई थी। तो आपको किस तरीके से याद रखना है कि सबसे पहले ए सेल्यूलर लाइफ आए, फिर सेल्यूलर लाइफ आए, फिर इनवर्टिब्रेट्स एक्टिन होने लगे, फिर जो लेस फिश आने लगी, फिर जो वाली फिश आई, उसके बाद सिलोकैंथी या जो फाइन फिश आने लगी, जो फाइन और सिलोकैंथस आए। उनसे क्या हुआ, फर्स्ट जो साउथ अफ्रीका के अंदर 1980 में आए, फिर वो भी एक्सटेंट होने लगे। फिर उनसे फर्स्ट एमपीवी आए। फिर फर्स्ट एमपीवी आने के बाद वो अर्ली रेप्टाइल्स आए, फिर वो भी नहीं टिक पाए, उनका भी क्या हुआ, एक्सटिंक्ट होने लगा। फिर अर्ली रेप्टाइल से कौन आया, फिर कुछ अर्ली रेप्टाइल्स आए, फिर उनसे क्या हुए, लिजार्ड, स्नेक्स और क्रोकोडाइल, ट्यूटोरा इवोल्व हुए। और इवोल्व होने के बाद उनमें डायनासोर भी क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। फिर इनसे क्या आए, रेप्टाइल्स आने के बाद मैमल्स आए। मैमल्स फिर धीरे धीरे बढ़ने लगे, मैमल्स के बाद उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा। फिर ऑस्ट्रेलियन मैमल्स आए। फिर मैमल्स से कौन आए, धीरे धीरे सक्सेसफुल स्टोरी किसकी इवॉल्व हुई, ह्यूमन की इवॉल्व हुई। मतलब उसके बाद मेन आने लगे जिनके अंदर डिफरेंट सी क्लासिक स्टडी थी, क्या थी, उनके अंदर स्किल आने लगी और सेल्फ कॉन्शियसनेस किसके अंदर आने लगा, मेन के अंदर। तो सबसे मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी किसकी चालू हुई, मेन की, जिसके अंदर स्किल भी थी, सेल्फ कॉन्शियसनेस भी था और पूरी लैंग्वेज वो समझने लग गए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जायंट फर्म डोमिनेट हुए, कोल का फॉर्मेशन हुआ, लैंड रेप्टाइल्स है, डायनासोर आउट हो गए, डिसअपियर हो गए। फिर स्मॉल रेप्टाइल्स उनमें सर्वाइव करने लगी। फिर मैमल्स का हुआ, फिर डायरिफिकेशन ऑफ मैमल्स हुआ, फिर ह्यूमन का इवोल्यूशन होने लगा। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ह्यूमन किस तरीके से ए सेल्युलर लाइफ या केमिकल कंपाउंड से कैसे एक ह्यूमंस धीरे धीरे इवोल्व होने लगे। अब इसके बाद भी अपन ह्यूमन का कंप्लीट इवोल्यूशन जानेंगे कि ह्यूमन किससे कंप्लीट एक ह्यूमन का फॉर्मेशन हुआ था। सबसे पहले अपन किससे आए थे जिससे कंप्लीट ह्यूमन का फॉर्मेशन बना था, इस बात को अपन बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा जिससे अपन ने बात करी कि ए सेल्युलर लाइफ से कैसे सेल्युलर लाइफ आई और इससे कैसे कंप्लीट ह्यूमन तक अपन पहुंच पाए। सबसे पहले आया एम्फीबिया, एम्फीबियन से आए अर्ली रेप्टाइल जिनमें भी कुछ एक्सटिंक्ट हो गए। उनके बाद अर्ली रेप्टाइल्स आने के बाद उनसे लिजार्ड वगैरह आए, जो क्रोकोडाइल आए वो होने लगे और डायनासोर उसके अंदर एक्सटिंक्ट होने लगे। डायनासोर्स के बाद क्या हुआ है, अर्ली रेप्टाइल से किसका फॉर्मेशन हुआ, मैमल्स का। मैमल्स का फॉर्मेशन होने के बाद डाइवर्सिफिकेशन हुआ किसके अंदर, मैमल्स के अंदर, जिसके अंदर क्या हुआ, ह्यूमन या मैन का फॉर्मेशन हो गया। और उसके बाद अपन ने बात करेंगे डिटेल में ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। तो ह्यूमन का इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ था, पहले ए सेल्युलर लाइफ स्टार्ट होके मैमल्स आए थे, मैमल्स तक के आने के बाद ही ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था, जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में किसके बारे में बात करेंगे, ह्यूमंस के इवोल्यूशन के बारे में। इन डिटेल के अंदर अपन बात करेंगे कि ह्यूमन का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ था, कितने मिलियन ईयर अगो कौन आए थे, ड्रायोफिकेटस, ऑस्ट्रेलोफिकेटस, इनके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। यदि आज के लेक्चर की आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो एंड इस लेक्चर की पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आज के इस लेक्चर को इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।